So in the last class, we studied about qualitative analysis. In today's session, we will be discussing quantitative analysis. What is the basic difference between qualitative and quantitative? Qualitative में हम बस उसका आइडेंटिफाई प्रेजेंस आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं. क्वांटिटेटिव में क्या कर रहा है, उसका परसेंटेज डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन का क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा. उसमें देख लो यूट्यूब याद है, दो यूट्यूब. ओके, फिर से वहां से शुरू करते हैं. हाँ, स्लाइड में देखो, हमने एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में क्या रखा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक प्लैटिनम बोर्ड के ऊपर रख के गर्म कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं. तो उसकी फ्यूम्स में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा अगर कार्बन है तो, वाटर रहेगा अगर हाइड्रोजन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों वेपर फॉर्म में, आदित्य इधर, दोनों वेपर फॉर्म में यहां से पास होते हैं. ओके, तो एक कॉपर ऑक्साइड पेलेट का फंक्शन क्या है, वही बनाते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड हमने लाइबिक टेस्ट में पढ़ा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न किया तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. तो वो दोनों वेपर की फॉर्म में यहां तक आया. यूट्यूब नंबर 1 में अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा है और यूट्यूब नंबर 2 में KOH सोल्यूशन रखा है. ओके, तो याद है यूट्यूब नंबर 1 में जहां हमने कैल्शियम क्लोराइड रखा है उसमें कौन अब्सॉर्ब करेंगी? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गेट अब्सॉर्ब्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कौन सा? सेकंड ट्यूब में. पहला ट्यूब में जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रखा है उसमें वाटर अब्सॉर्ब करेगी. समझा? कैल्शियम क्लोराइड वाटर अब्सॉर्ब करते हैं. देखो, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय पोटेशियम इन द सेकंड. तो फर्स्ट ट्यूब में वाटर अब्सॉर्ब किया, सेकंड ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब किया. उनका मास हमें मिल जाएगा, वॉल्यूम की फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम किया है तो यू विल गेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर वेपर H2. ये दोनों मिला तो तुम्हें इक्वेशन यूज करके उसका क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज बोल सकते हैं. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसके पहले का स्लाइड ये है. ये यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन. हाँ, वो बेसिक कंबशन का इक्वेशन है ना. एनी हाइड्रोकार्बन बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलेगा. हाँ देखो इधर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम पहले दो 2 इंटू M1 क्या होता है इधर, मास ऑफ हाइड्रोजन. कौन सा फॉर्म में मिला हमें? वाटर फॉर्म में. हाँ, तो H2O इंटू 100 क्यों? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए. डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, वाटर की मोलिकुलर वेट आते हैं, दैट इज 80 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास होता है. ओके, सो 18 इंटू M. तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मास मिला है तो ये M1 की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मास डालो, फिर 2 की जगह पे कार्बन की मास डालो 12, 18 की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मास डालो 44, तो मिलेगा तुम्हें परसेंटेज ऑफ कार्बन. तो फॉर्मेट तो सेम है. न्यूमरेटर में 100 रहेगा, M1 रहेगा. M1 is the mass of that particular compound in which form you are getting that hydrogen या carbon. Then दो क्या है, required element की हाइड्रोजन का देख रहा है तो उसका हाइड्रोजन इज इन मोलिकुलर फॉर्म H2 है. एटॉमिक फॉर्म में है तो मास नंबर 1 है, मोलिकुलर फॉर्म में है तो मास 2 है. तो मास नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू M1 इनटू 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वो कौन सा फॉर्म में मिला, वाटर के फॉर्म में मिला तो 80, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिला तो 44 इंटू M क्या होता है, M इज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास हो रहा है M. तो एक प्रॉब्लम करेंगे on combustion, on complete combustion of 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide. इसमें तुम्हें मिला M is 0.246. ओके, and carbon dioxide क्या है, it is water भी दिया है ना, so let M1 be carbon dioxide. ओके, कार्बन पिछले स्लाइड में M2 दिया था तो इसलिए मैं M2 दे रहा हूँ. And M1 be the mass of
water. Determine the percentage of composition of carbon and hydrogen in the compound. Equation सीधे substitute करो ना, कार्बन की फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यूज चेंज नहीं होता है. 12 इंटू m2 इंटू 100. m2 चेंज होता है. m2 क्या है क्वेश्चन में? 0.198. डिनोमिनेटर में 44 भी चेंज नहीं होता है. कार्बन डाइऑक्साइड की मोलार मास इंटू m चेंज होता है ना. दिस विल चेंज. m इज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कितना दिया है कंपाउंड? 0.246. तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट करो, बाकी तो कांस्टेंट है. तो तुम्हें मिला फाइनल आंसर 21.9%. ओके, देन व्हेन यू कम टू वाटर मतलब हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है तो 2 इंटू m1 कितना है इधर? 0.10 इंटू 100. डिनोमिनेटर में वाटर की मोलार मास 18 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास वो सेम है 0.246. तो मिला 4.58%. तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें 21.9 अप्रोक्सीमेटली 22% कार्बन है एंड 4.5% हाइड्रोजन भी है. बाकी क्या होगा? 100% तो नहीं हुआ अभी, है ना. दोनों मिला के कितना हुआ? 22 प्लस 5 पकड़ो, 27 ही आएगा. बाकी ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, अदर एलिमेंट्स में जो है वो सब हो सकता है. ओके, तो ऑक्सीजन की एस्टिमेशन हमें नहीं पढ़ना है, बाकी का एस्टिमेशन पढ़ना है. सो लेट्स सी. कार्बन और हाइड्रोजन अभी हुआ ना, अच्छे से समझा क्वांटिटेटिव एनालिसिस का इक्वेशन. बस इक्वेशन लिख के रखो, एक बार बाय हार्ट लिखो अपने आप. स्लाइड चेंज कर रहा हूं, सबके पास में आऊंगा. देखो, एक फ्रेश पेज ले लो. एक फ्रेश पेज पे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इक्वेशन अपने आप लिखना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अपने आप लिखना इक्वेशन. शो मी. राइट. CO2 का मास उधर क्यों देख रहे हो? इंटू 44 इंटू m. m1 है, ये क्या है? कार्बन का है तो इधर 12 होगा. ओके, सो 12 इंटू m1 ऑलरेडी लिखा है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 144 नहीं 44 इंटू m. m क्या है आदित्य? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. लिखा सब लोग? हाइड्रोजन का भी खुद लिखो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सल्फर, है ना. सल्फर की क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे. एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इज कैरिड आउट इन ए कैरियस ट्यूब ऑन ए फर्नेस. कैरियस ट्यूब नामक एक ट्यूब है, उसके अंदर करता है सल्फर की एस्टिमेशन. ओके, इधर हमें क्या चाहिए कि सल्फर की एक प्रेसिपिटेट बनाना है पहले. यू नो, हमने कार्बन को कैसे ट्रैप किया? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. हाइड्रोजन को कैसे ट्रैप किया? वाटर की फॉर्म में. तो इसी तरह हम सल्फर को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है उसको भी कुछ ना कुछ कंपाउंड के रूप में ट्रैप करना चाहिए. ओके, एंड उसको वेट भी हमें मेजर करना चाहिए. तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं. सल्फर को जो गैस फॉर्म में है उसको हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. वो कैरियस ट्यूब में चलता है. देखो, the non mass of the organic compound is heated with the sodium peroxide Ne2O2. सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म हीट करना on or fumic nitric acid. You have two options. Either you have to heat it with the peroxide or you have to heat it with the nitric acid, fuming nitric acid, very concentrated. क्यों? ऑक्सीडेशन करने के लिए, है ना. पेरोक्साइड के साथ गर्म हीट किया तो नहीं, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया तो भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. तो सल्फर को तुम पहले ऑक्सीडाइज करना. ट्यूब का नाम क्या है? कैरियस ट्यूब. ओके, देन सो द सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमारा अभी जो प्रोडक्ट बनाया है ऑक्सीडाइज करके वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड.
H2SO4, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहा है वेट लेने के लिए. वी आर अगेन कन्वर्टिंग H2SO4 into another sulfur compound. ओके, वो देख लो कैसे कर. So it is precipitated as barium sulfate BaSO4 by adding excess barium chloride. तो in the first step हमने क्या किया, बर्न किया in the presence of fuming nitric acid और in the presence of sodium peroxide. प्रोडक्ट क्या मिला, सल्फ्यूरिक. वही सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, मिलेगा तुम्हें बेरियम सल्फेट. एक्सचेंज किया ना, H2SO4 की SO4 बेरियम क्लोराइड की बेरियम को दिया, BaSO4 मिला. तो अभी जो बनाया है वो प्रेसिपिटेट है. यू कैन सी दैट प्रेसिपिटेट इन द टेस्ट ट्यूब. तुम क्या करना, प्रेसिपिटेट को तुम फिल्टर करना. तो तुम्हारे पास अभी फिल्टर पेपर में क्या है, प्रेसिपिटेट है, उसको वॉश करना. वॉश करना कैसा है, डिटर्जेंट के साथ अच्छे से धोते नहीं, क्या करते हैं, बस वॉश बोतल से पानी लेके अच्छे से वॉश करना, इम्प्योरिटीज रिमूव करना. तो बेरियम सल्फेट का प्योर वॉश्ड प्रोडक्ट तुम्हारे पास है अभी, उसको ड्राई करना क्योंकि अभी गीला है. ओके, तो फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, फिर उसको वे करो. तो मिला ना उसका वेट, का वेट का बहुत जरूरत है. का वेट हम ले रहा है M1. So let's take M1 is the weight of the precipitate, BaSO4 precipitate. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सल्फर. तो इक्वेशन फॉर्म करो, न्यूमरेटर में 3 थिंग्स होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2. न्यूमरेटर में पहले क्या आते हैं, रिक्वायर्ड एलिमेंट की मास नंबर. सल्फर मास क्या है, 32. देन वेट ऑफ द कंपाउंड M1. ओके, देन परसेंटेज में करने के लिए 100. डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, एनीवन कैन से, व्हाट वुड बी 2 3 बेरियम सल्फेट का मास नंबर. ओके, सो यू हैव टू बाय हार्ट इधर बेरियम की मास नंबर बाय हार्ट करना. सल्फेट, सल्फर, ऑक्सीजन, डिफरेंट डिफरेंट मासेस तुम्हें पता है तो एग्जाम में बैठ के तुम्हें कैलकुलेट करके 233 आ सकते हैं, नहीं तो 233 बाय हार्ट करके. ओके, हाँ, सो 233 इनटू m. m क्या होगा अनन्या, हाँ, वेरी गुड, यू जस्ट केम इन दिस क्लास एंड यू कैच्ड अप एवरीथिंग. ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास होता है. तो इक्वेशन कैसे आया, 32 इंटू M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 233 इंटू M. क्लियर, सल्फर डन. नाउ सेम कैरियस मेथड ही यूज करता है हालोजेंस के लिए भी. तो कैरियस मेथड से तुम्हें क्या समझा, पहले उसको ऑक्सीडाइज करना, फिर उसको एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना, फिर फिल्टर करना, वॉशिंग करना, फिर ड्राई करना, वेट लेना. सेम स्टेप ही है. देखो इधर कैरियस ट्यूब में, कैरियस ट्यूब क्या होता है, इट्स हार्ड ग्लास ट्यूब. वो ग्लास ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करना है. उधर कैसे हीट किया, इधर सोडियम पेरोक्साइड नहीं तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. सेम प्रोसेस HNO3 में हम क्या करना, इसको बर्न करना. लेकिन उसको ऐसे वार्म करते टाइम में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एडेड AgNO3, बिकॉज उधर तुम क्यों BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऐड किया लास्ट स्लाइड में सल्फर की जगह पे, बिकॉज यू वांटेड द प्रोडक्ट बेरियम सल्फर. अगर मान लो इधर तुम AgNO3 डाल रहा है तो हालोजन विल बी फॉर्मिंग इन ए सिल्वर कॉम्बिनेशन, सिल्वर और हालोजन की कॉम्बिनेशन, AgCl, AgBr, AgI, वैसा प्रेसिपिटेट तुम्हें मिल जाएगा. उसको क्या करना है, ऑर्डर बोलो, फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड, वेट. ओके, आयन नहीं करना है, ओके बाकी सब करना है. तो वेट किया, AgX का वेट तुम्हें मिलेगा. तो इक्वेशन क्या रहेगा, वो अलग अलग हालोजन के लिए अलग अलग रहेगा ना. मान लो तुम्हें क्लोरीन फाइंड आउट करना है, टोल्ड यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों में से एक हो सकता है तुम्हारा हालोजन. तो क्लोरीन है तो प्रेसिपिटेट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ AgCl, ब्रोमीन है तो AgBr की फॉर्म में, एंड आयोडीन है तो AgI की फॉर्म में. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर तुम्हें क्लोरीन चाहिए तो क्लोरीन की एटॉमिक मास पहले लिखना है, 35.5. हाँ, फिर इंटू M1. M1 अभी समझा ना, अगर AgCl है तो उसका मास, AgBr है तो उसका, AgI है तो उसका, इंटू 100. डिनोमिनेटर में क्या होता है,
हाँ मोलिकुलर मास, AgCl की मोलिकुलर मास। तो ऊपर क्या लिया तुमने, यू टुक द वेट, नीचे क्या ले रहा है तुमने, मोलिकुलर मास इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास। वेरी इजी। तो इसके लिए तुम क्या करना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मास पढ़ के जाओ, सिल्वर का भी। हाँ, देन ओनली यू कैन राइट द इक्वेशन प्रॉपरली। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मास नंबर पढ़ना, फिर सिल्वर का पढ़ना। तो व्हाट ऑल थिंग्स वी स्टडीड, कैरियर्स ट्यूब की वजह से हमें अभी सल्फर का भी क्वांटिटी समझा और हालोजन का भी क्वांटिटी समझा। तो याद है इक्वेशन, अपने आप लिखो, अपने आप लिखो। इक्वेशन ऑफ हालोजन का जनरल इक्वेशन लिखो और सल्फर का पहले लिखो। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, हालोजन का जनरल इक्वेशन लिखो। तो हालोजन लिखो सल्फर, इधर मोलिकुलर मास ऑफ एक्स नहीं AgX है, बस यू आर गेटिंग AgX, बाकी सब सही है। वेरी नहीं, 32 है मास सल्फर। गुड, भूल गया। हालोजन है ना, मास ऑफ AgX इनटू M1 डालो, नीचे M डालो, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो बार हाँ AX है, ठीक है, पर M1। हालोजन किधर के बीच में कौन देखने गया, तुम सल्फर ही लिखा, सब लोग हालोजन तक लिखा। यहाँ देखो, इसमें यू कैन सी कैरियर्स ट्यूब हियर, उसके अंदर क्या कर रहा है, यू आर बस बर्निंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नाइट्रिक एसिड HNO3। so what you will get is, if you add AgNO3, so you will get a precipitate of silver. That precipitate you have to filter, take it out, filter, dry, wash, sorry wash करके dry करना, फिर bake। ठीक है। Now coming to quantitative analysis of phosphorus। नाइट्रोजन और हालोजन का हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सल्फर और हालोजन का हो गया, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का बाकी है क्वांटिटेटिव, वो भी हुआ तो खत्म। तो लिसन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फॉस्फोरस में पढ़ो, phosphorus is estimation is done by heating a non mass of organic compound in fuming nitric acid। यही तो किया ना दो बार, सल्फर में भी और हालोजन में भी। तो नाइट्रिक एसिड के साथ उसको क्या करना, हीट करना। so the phosphorus is oxidized into phosphoric acid। जैसे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फॉस्फोरस रहते हैं वो फॉस्फोरस जाएगा किसकी फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है विघ्नेश, आदित्य भोसले, फॉस्फोरिक एसिड, आदित्य भगत, कनिष्का, P2SO4 डबल प्राइस, H3PO 4 या H3PO3। ओके, सो क्या मिला, फॉस्फोरिक एसिड मिला। It is precipitated as ammonium phosphomolybdate NH4 thrice PmO12 O14। मोलिकुलर मास पढ़ो, इसी हो जाएगा 1877।
अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। कब? इफ यू ऐड अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट। तो तुम्हें बेसिक स्टेप तो सेम ही है। क्या किया? पहले नाइट्रिक एसिड के साथ फ्यूम किया तो तुम्हें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिला। उसमें तुम प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कुछ और चीज डालना है। सल्फर में क्या डाला? बेरियम क्लोराइड। हालोजेंस में क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। कनिष्का, हालोजेंस में प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या डाला? सिल्वर AgNO3 डाला। इधर प्रेसिपिटेट करने के लिए अमोनियम एंड अमोनियम मोलिब्डेट डाल रहा है। अमोनियम एंड अमोनियम मोलिब्डेट। तो स्टेप 1 में HNO3, स्टेप 2 में अमोनियम और एंड अमोनियम मोलिब्डेट। तो प्रोडक्ट क्या मिला? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इसको क्या करना? सेम स्टेप, फिल्टर करना, वॉश करना, ड्राई करना और वेट भी लेना। बट उसके पहले इधर ऑल्टरनेटिव वे बताया। फॉस्फोरिक एसिड may be precipitated as MgNH4PO4। ओके, जैसे हम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिला, वो एक रास्ता है। उससे हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो मिलेगा। अगर वो नहीं मिलना चाहिए तो फिर क्या करना? मैग्नीशियम की प्रेसिपिटेट मिलेगा। उसके लिए क्या डालना है? मैग्नीशियम मिक्सचर डालना है, विच ऑन इग्निशन विल यील्ड Mg2P2O7। ओके, तो इसका भी हम वेट लिया तो चलेगा। एनीवे, if you are using ammonium phosphomolybdate, the equation will be percentage of phosphorus is equal to 31 into, यहां से कैसे डिसअपियर करते हैं? इसको नीचे करना नहीं, आगे कर सकते हो। थैंक यू। ओके, so 31 into m1 into 100, so 3 टर्म्स है ऊपर। तो इधर किसको डिस्कवर करने के लिए जा रहा है क्वांटिटी? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की मोलिकुलर मास है, आइडियली 32 है, क्वेश्चन में 31 दिया है। ओके, यू नो दैट फॉस्फोरस भी 32 होते हैं। सल्फर 32, फॉस्फोरस 30, हाँ 30.9, 31 बराबर। 31 is round of value, yes, so 31 सल्फर है 32। so 31 into m1 into 100 divided by अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मास दिया है 1877 into m। m क्या रहेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। m1 क्या रहेगा? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का वेट रहेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन आल्सो। ओके, अपने आप लिखो इक्वेशन, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। सल्फर, सल्फर हाइड्रोजन फॉस्फोरस। वो नेक्स्ट है अलग। यस, आदित्य यू रोट 32 और 31? 62 लिखा। डन विद दिस। फॉस्फोरस की एक मेथड समझाना। नेक्स्ट, यू नो दैट Mg2P2O7 की फॉर्म में भी हमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इज नॉट द ओनली वे,
if you are adding magnesia, then you will get magnesium की precipitate. So listen, अगर इस तरीके से ले रहा है तो percentage of phosphorus इसमें P2 है ना, not 1 phosphorus, इसलिए 62 आया, 31 into 2. ओके 62 क्यों 62 आया, Mg2 P2 और 7 में 2 फॉस्फोरस है, इसलिए P2 हाँ 62 आया. M1 into 100 चेंज नहीं, 1877 की जगह पे 222 क्यों आया, Mg2 P2 और 7 में 222 होगा उसका मोलार मास 220 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोलार मास, molar mass नहीं weight. Okay, so anyway you understood this equation also. So और phosphorus की जगह पे और डाल के ये भी लिख, क्वेश्चन में देख लो ना. अरमान asked me what कौन सा इक्वेशन यूज करना है, हम कैसे पता चल जाएगा, वही पूछ रहे हैं ना. क्वेश्चन में बताएंगे किसका प्रेसिपिटेट का वेट है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का वेट है तो पहला इक्वेशन फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. Mg2P2O7 का है तो ये इक्वेशन. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिपिटेट योर इक्वेशन विल चेंज. ओके हाँ हाँ हाँ, इतना खास क्या है इस पे. ओके Mg अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख रहे हैं. क्या बाकी है अभी, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एवरीथिंग वन रिमेनिंग दैट इज नाइट्रोजन. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था ये. ओके ये पहले बोर्ड एग्जाम में था, यू नो दैट earlier time these all questions were there in board exams also. Okay हाँ डिलीट होने के पहले. तो ये दो मेथड्स ना, this is very famous, Dumas method and Geldahl's method. Dumas and Geldahl's. नाइट्रोजन एस्टिमेट करने का दो मेथड है, सिंपली एमसीक्यू में भी आ सकते हैं. वी आर स्टडीइंग लॉट ऑफ मेथड्स राइट, लाइबिक, लसाइन्स, कैरियस, Geldahl's, Dumas, different methods we are approaching. तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, which among the following is the best method to estimate dash, ये पूछ सकते हैं without asking the equations. So you remember the name of the method. Okay, so nitrogen estimation का दो method, एक है Dumas method and the Geldahl's method. A is silent, Geldahl, Dumas method. Okay, तो द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या एस्टिमेट करने के लिए जा रहा है नाइट्रोजन, तो उसमें ऑफ कोर्स नाइट्रोजन रहेगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में. इट इज हीटेड विद द कॉपर ऑक्साइड, copper oxide CuO in an atmosphere of carbon dioxide which yield free nitrogen in addition to CO2 and H2O. ये रिएक्शन सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है. रिएक्शन में देख लो क्या क्या है. यू आर हीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द नाइट्रोजन in the presence of copper oxide in the atmosphere of carbon dioxide. Okay, so it will yield nitrogen, carbon dioxide, water vapor and of course ये reduce किया हुआ copper and copper oxide अभी reduce होगा ना तो copper मिलेगा, copper भी तुम्हें मिल जाएगा, समझा. So anyway you converted it into nitrogen की gaseous form. क्यों किया ये reaction, पहले you want to separate the nitrogen from this hydrocarbon, right? From this organic compound what you want to estimate nitrogen, तो उसके क्या क्या करना, निकालना वहां से. तो अपने अपने निकालने के लिए ऐसे देखो N2 आया ना, एक किया, तो you got nitrogen in the form of gas here. आगे देखो, तो ड्यूमास मेथड की एक इलस्ट्रेशन देखो, यहाँ है ड्यूमास मेथड के लिए एक नाइट्रोमीटर, इक्विपमेंट की नाम क्या है, नाइट्रोमीटर. उसके अंदर क्या रखा है, मरकुरी सील करके रखा है. देन
उसमें साइड में देखो यू हैव ए कनेक्शन ट्यूब हियर, उसमें कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर बर्न हो रहा है। ओके, so on heating gas will be produced, so इस तरफ आ रहा है, कौन कौन सा गैसेस आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर, हाँ सब आ गया। सबसे ऊपर वाई, वाई ये नाइट्रोमीटर में N2 गैस ऊपर आया, हाँ जो लाइटर है वो ऊपर आ जाएंगे। नाइट्रोजन की मोलिकुलर मास CO2 44, हाँ H2O 80। तो होप यू अंडरस्टूड, नाइट्रोजन गैस तुम्हें ऊपर ही मिला। ओके, तो the mixture is collected over a KOH solution in which CO2 gas is absorbed and volume of N2 gas is determined. Now you have to remove carbon dioxide, right? याद है हमने YouTube बनाया था सबसे पहले मेथड में, YouTube में CaCl2 में वाटर अब्सॉर्ब किया और KOH में कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब किया। So carbon dioxide you removed from the system. ओके, वाटर वेपर तो कंडेंस किया तो नीचे वाटर की फॉर्म में गिर जाएंगे। द ओनली कॉम्पीटिंग गैसेस आर CO2 एंड N2। तो उसमें से CO2 निकालना है नाइट्रोमीटर से। नाइट्रोमीटर से CO2 कैसे निकालेंगे, दूसरा आउटपुट दे दो, उसमें KOH सॉल्यूशन सर्कुलेट करो, KOH विल अब्सॉर्ब व्हाट, समझा अच्छे से? हाँ, सो N2 का वॉल्यूम तुम्हें मिला ना, मिलेगा ना, N2 का वॉल्यूम अभी सिलेंडर के ऊपर N2 ही आ गया, यू कैन मेजर इट्स वॉल्यूम, volume of a gas in a cylinder you can measure. Then the calculations of the percentage of N2 in an organic compound is given as follows. Okay, so let the volume of N2 be V1। हमने जो नाइट्रोमीटर में कलेक्ट किया वॉल्यूम है उसको V1 समझो। क्यों इधर M1 नहीं है, बिकॉज हमने किसी को ड्राई करके, वॉश करके, ड्राई करके वेट कुछ नहीं लिया, वी आर टेकिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर या मिलीलीटर होना चाहिए। सो यू नो दैट इट इज V1 मिलीलीटर। तो गैस है तो you know that gases are affected by the temperature, okay, temperature as well as pressure, so at room temperature में कर रहा है, so temperature भी T1 Kelvin। okay, so we can take the equation P1 V1 by T1 equals P2 V2 by T2। equations याद है कभी, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए, हाँ याद है, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर अवोगाड्रोस लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, बोयल्स, चार्ल्स, गै-लुसाक्स तीनों कंबाइन किया तो यू विल गेट दिस, राइट? P1 V1 by T1 equals P2 V2 by T2। ओके, तो इसमें से V2 निकालने के लिए इक्वेशन कैसे बदल सकते हैं, P1 into V1, T2 को लेके जाओ, divided by T1 into P2। So the equation is this: V2 equal volume of nitrogen is equal to volume of nitrogen नहीं, वो V1 है, V2 is equal to P1 V1 T2 by P2 into T1। तो यहाँ टेम्परेचर T2 दिया है 273 केल्विन। 273 केल्विन मीन्स why it is calculated as 273 Kelvin? Standard temperature. How many degrees Celsius is this? 0 degrees Celsius. Yes. हाँ, so 273 0 डिग्री सेल्सियस को रिसेंबल कर रहा है, डिवाइडेड बाय T2 प्रेशर। तो प्रेशर 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो 760 दिया है इनटू T1। So now you can calculate the P1। P1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू aqueous टेंशन माइनस करना है। यू नो व्हाट इज aqueous टेंशन, वेपर प्रेशर जब सिखाया मैंने aqueous टेंशन बताया है। okay, whenever some what is vapor pressure,
एक लिक्विड बॉईल कर रहा है तो उसका वेपर्स ऊपर आ जाएंगे, ऊपर ट्रैप करते हैं, एंड दैट वेपर फेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो उसकी सरफेस पर क्या एक प्रेशर, इधर क्लास में ध्यान दो नहीं तो बाहर जा तुम तीनों। वापर वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर गैस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर जो गैस भरा है वो गैस उसकी लिक्विड की सरफेस में जो एक्सर्ट कर रहा है बैक प्रेशर, उसको बोलता है वेपर प्रेशर। ओके, एंड अगर मान लो दिस इज द बीकर, उसमें से वेपर ऐसे आ गया, ऊपर ट्रैप किया है, ऊपर जो ट्रैप किया हुआ वेपर है उसमें वाटर भी है, तो मान लो इसमें वाटर है, H2O है, तो H2O का वेपर भी आ जाएगा ना ऊपर। तो ऊपर जो वेपर ट्रैप हुआ है उसमें वाटर वेपर भी है, एंड इसमें जो सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस वेपराइज किया है उसका भी प्रेजेंस है, समझा? सो प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्वस टेंशन माइनस करना, मतलब वाटर वेपर की प्रेशर माइनस करना टोटल प्रेशर, तो मिलेगा ना उसका। ऊपर दो ही कंपोनेंट है, एक तो इंडिविजुअल वो गैस, दूसरा वाटर वेपर, तो टोटल प्रेशर से क्या माइनस करना है? हाँ, aqueous tension माइनस करो ना तो मिल जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस aqueous tension will give you the pressure. Okay, and you studied that at STP the amount of nitrogen कितना होता है? 1 मोल में कितना लीटर्स रहते हैं? 22.4 मिलीलीटर में बोला तो हाँ, ओके, नहीं 11 नहीं, 11 बोला, 22,400 बोला ना? नहीं, 11.2 उसका आधा है, 22.4 है। तो ये मिलीलीटर में बताया है, बिकॉज वाई वी आर टेकिंग मिलीलीटर, हमने नाइट्रोजन की वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया तो सब यूनिट सेम होना चाहिए ना, इसलिए। सो लिसन, द इक्वेशन to find out the volume of nitrogen will be 28 into V2 into V2 क्या है? V2 volume of nitrogen obtained, V2 ml of nitrogen. Okay, so V2 V2 ml nitrogen will contain how much gram? 28 into V2 divided by 1 मोल में कितना मिलीलीटर होता है वो। So you got this much gram of nitrogen है, इधर क्या कन्वर्शन हुआ? मिलीलीटर वॉल्यूम को तुमने ग्राम में कन्वर्ट किया। तो और एक इक्वेशन आएंगे, परसेंटेज, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए द थ्री थिंग्स अभी मत लिखो, सुनो। सो द थ्री थिंग्स दैट शुड बी देयर इन द न्यूमरेटर, एक तो नाइट्रोजन की मोलार मास, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 14, दो नाइट्रोजन 28, हाँ, तो 28 इंटू V2, V2 क्या है? नाइट्रोमीटर में नाइट्रोजन की वॉल्यूम कितना आया वो, हाँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22,400, वाई 1 मोल नाइट्रोजन में इतना मिलीलीटर रहते हैं, इंटू m। तो नीचे मोलार मास ऑफ द प्रेसिपिटेट की जगह पे तुम इधर क्या करना, मिलीलीटर 22,400 डालना। So once again I am explaining what is Dumas method. In Dumas method you have to heat the organic compound in the presence of cupric oxide so that you will get carbon dioxide, water, nitrogen. उसमें नाइट्रोजन को बस ट्रैप करने के लिए नाइट्रोमीटर सजाना, उसमें क्या करना, CO2 को एलिमिनेट करने के लिए KOH की दूसरा टैंक लगाना, तो CO2 will be absorbed, so the main product remaining in the nitrometer will be nitrogen N2। तो वो वॉल्यूम तुम मेजर करो, दैट इज द V2, वो वॉल्यूम नाइट्रोमीटर में तुम्हें कितना मिला, दैट इज V2। फिर अभी इक्वेशन में सीधे डालो 28 molar mass of nitrogen into V2 into 100 divided by 22,400 into molar mass of the compound. So this is Dumas method. As per Dumas method, the percentage of nitrogen can be estimated like this. So Dumas method समझा, याद रहेगी, नाइट्रोमीटर याद रखो। ओके, इसका हाँ, अपने आप करके बताओ इसका आंसर क्या है।
Dumas method, estimation of nitrogen 0.35 gram of an organic compound gave 55 ml of nitrogen. Temperature दिया है 300 Kelvin and 715 mm pressure दिया है. Find the percentage composition of the nitrogen. Step by step, I will help you. First of all, you find out P1. P1 कैसे find out? P1. No, 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 no. P1 is equal to atmospheric pressure minus aqueous tension. देखो दोनों दिया है ना, atmospheric pressure भी दिया है, aqueous tension भी दिया है. So find out P1. Step number 1. Atmospheric pressure minus aqueous tension. So atmospheric pressure means here nitrogen कौन सा pressure में collect किया? 715 ना. 715 minus aqueous tension 50 ना. 700. तो P1 मिला 700 mmHg. Step number 2, इक्वेशन लिखो P1 V1 by T1 equals P2 V2 by T2. उसमें से V2 निकालना बिकॉज हमारा फाइनल इक्वेशन में V2 है. So you have to write the basic equation P1 V1 by T1 equals P2 V2 by T2. उसमें से V2 का इक्वेशन अपने आप लिखो. हाँ, V2 का इक्वेशन लिखो. V2 is equal to V2 is not 750. V2 I'll say wait. P2 का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है बट यू नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ इसकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एस्टिमेट किया हुआ एटमॉस्फेयर में 715 वाज द प्रेशर बट आइडियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये पहले मैंने बताया 760. तो P2 is 760. हाँ T2 इसमें है बोलो. T1 और T2 में यस T1 300. तो न्यूमरेटर में अभी क्या क्या मिला V1 into T2 divided by T1 into okay
P1 I told you have to subtract. क्या किया subtract किया 715 minus 15. Okay, so you got 700. Okay, and for volume V1 कितना लिया? इधर है ना 55 ml. Okay, then how much is T2? T1 300 है, T2 हाँ 273. Yes, right. 273 divided by 300 into, so you will get V2. Correct. Arman, are you not doing? Calculate its answer. डाउट है तो पूछ लो. P1 कैसे मिला? तुमने नाइट्रोजन कौन सा प्रेशर में कलेक्ट किया, वो प्रेशर माइनस उसकी एक्वस टेंशन, वो होता है क्या? P1. तो 715 माइनस 15, एक्वस टेंशन 15 है ना, so 715 माइनस 15 हो गया 700. तो P1 आया 700. ओके, V1 दिया है ना क्वेश्चन में, अनऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 273. T1 T2 T1 कितना है 300 है. यस, एंड P2 आई टोल्ड यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760. फाइनल आंसर बोल रहे हो? ओके, इसका आंसर बोल सकते हो V2. 45 पॉइंट आया, 46. ओके, 46.09. ओके, राइट, 46.09. आदित्य तुम बहुत आगे गया, वेरी गुड. उसमें तुम क्या किया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, इक्वेशन बोलो 28 इंटू M1 कितना है, लिखूंगा मैं, M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू M. इसमें M1 कितना है, M1 नहीं, B2 सॉरी, B2 कितना है 46.09 into 100 divided by 22,400 into 0.35. इसका भी आंसर फाइंड आउट करो. सही आया? ओके, तो इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स ही रहता है. पहले तुम क्या करना, P1 फाइंड आउट करके P1 V1 by T1 equal P2 V2 by T2 से V2 फाइंड आउट करना. So first of all you have to find P1, then you have to find V2, then you can substitute it in the main equation. Percentage of nitrogen is equal to 28 into P2 into 100 divided by
22,400 डिवाइडेड बाय इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोलिकुलर मास वेट। देख लो P1 फाइंड आउट किया है, P2 फाइंड आउट किया है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इक्वेशन में सीधे डाला है, तुम्हें मिला ना 46.9, तो वो इक्वेशन में डालो, मिल जाएगा 16.4। डन, वेरी गुड। ओके, नाउ और एक मेथड बाकी है, याद है तो बोलो, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन में जल्दाल्स मेथड। हाँ, तो जल्दाल्स मेथड देख लो, ड्यूमास मेथड इजी है, जल्दाल्स मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो देखते हैं। So in Jaldal's method, you can see a series of equation here. The compound containing nitrogen is heated with the concentrated sulfuric acid and copper sulfate. पहले क्या करना? Concentrated sulfuric acid and copper sulfate की प्रेजेंस में compound को हीट करना। ड्यूमास मेथड में पहले क्या किया? कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया, got कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर as well as नाइट्रोजन। याद है? इसमें बहुत ज्यादा रिएजेंट्स चाहिए, कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। डन। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो अमोनियम सल्फेट विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड। ओके, फिर ये अमोनियम सल्फेट देन क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड अमोनिया एंड वाटर। किसमें हमें किसको चाहिए कि अमोनिया, हम किसको एस्टिमेट करने के लिए जा रहा है? नाइट्रोजन। ये तीन कंपाउंड में किसके पास है नाइट्रोजन? तो आगे हम NH3 का यूज कर रहा है। NH3 लिया, H2SO4 के साथ फिर से ट्रीट किया। ओके, सो इट इज अब्सॉर्ब्ड इन H2SO4। so I am going to explain the three steps. पहले स्टेप में you have to treat it with the sulfuric acid and copper sulfate. ओके, दोनों में सल्फेट रहता है ना, कॉपर सल्फेट में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी है सल्फेट। तो व्हाट यू गोट इट? अमोनियम सल्फेट। गॉट, फर्स्ट स्टेप में अमोनियम सल्फेट मिला। अमोनियम सल्फेट को अभी अमोनिया में कन्वर्ट करना, उसके लिए क्या करना? यू हैव टू ट्रीट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू गॉट द मेन प्रोडक्ट अमोनिया। उसको अभी तीसरी स्टेप में, अरमान कीप योर फोन अवे। नेक्स्ट अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अब्सॉर्ब करो। यू नो दैट नाइट्रोजन शुड बी ट्रैप्ड, अमोनिया गैस है, उसको ट्रैप करना है ना, उसको अब्सॉर्ब करना है, तो कौन अब्सॉर्ब करते हैं? जैसे KOH CO2 को अब्सॉर्ब किया एंड CaCl2H2O को अब्सॉर्ब किया, वो कैरियस मेथड। इसी तरह इधर कौन किसको अब्सॉर्ब कर रहा है? H2SO4 विल बी अब्सॉर्बिंग NH3। थ्री स्टेप समझा? अभी अरमान तुम बताओ मुझे, थ्री स्टेप्स क्या क्या है जल्दाल्स मेथड की? बस H2SO4 से या कुछ और से? बस नहीं, कॉपर सल्फेट भी था, इसलिए मैं बोला तुम क्लास में ध्यान नहीं दिया। कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में सल्फेट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? बोलना, NH4 ट्वाइस SO, नाम बोलो, अमोनियम सल्फेट। हाँ, NH4 ट्वाइस SO4 मिला, फिर हाँ तुम बोलो, अमोनियम सल्फेट से फिर हाँ, तो क्या मिला मेन प्रोडक्ट? अमोनिया। उसको क्या किया? हवा में छोड़ दिया। हाँ हाँ, H2SO4 उसके उसको क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। ओके, अब्सॉर्ब किया तो अभी उसका वॉल्यूम तो मैं मेजर कर सकते हैं। ओके, हाँ पूछ लो। या, गुड क्वेश्चन। क्या हुआ? ये एयर में हो रहा है एंड ये किधर हो रहा है?
Wait, I'll think. Okay, I'll say. तो इन द फर्स्ट केस क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, तो दैट इज नॉट हैपनिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो द अमोनियम सल्फेट जो मिला है उसको तुम और अच्छे से प्यूरिफाई करना है। ओके, जितना जितनी बार तुम प्योर अमोनियम सल्फेट जितना मिल रहा है उतना नाइट्रोजन क्वांटिटी क्या होगा, प्योर होगा। तो व्हाट यू हैव टू गेट एट द एंड इज प्योर नाइट्रोजन। ओके, सो नाइट्रोजन अच्छे से प्योर फॉर्म में मिलने के लिए दोबारा इसको क्या करता है, अगेन ट्रीटिंग विद, अभी जो असिडिक है, असिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, बेसिक करना पड़ेगा। सो मिला ना अमोनियम एंड अदर टू कंपाउंड्स। ओके, सो बाय प्रोडक्ट सब निकल गया। नाउ अगेन ये अमोनिया को, अमोनिया में अभी क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही रहता है, तो और प्योर हो गया ना। तो जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो इसके साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो सब आ सकते हैं। लेकिन अभी तुम अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो अमोनिया को अभी वापस H2SO फॉर्म में किया तो स्पेसिफिकली तुम्हें क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट ही मिलेगा। यू आस्क्ड अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट यू। इसके साथ और भी बाई प्रोडक्ट्स है, दैट इज द रीजन। समझा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड यू विल गेट मल्टीपल बाई प्रोडक्ट्स। तो वो अमोनियम सल्फेट प्योर नहीं है, उसको और प्योर फॉर्म में चाहिए, इसलिए तुम आगे जाके अगेन ट्रीटिंग विद NaOH एंड वापस H2SO4 से ट्रीट करना है। समझा अच्छे से, वेल डन। ओके, हाँ, जो अमोनियम सल्फेट मिला उसके साथ अभी देखो H2SO4 पूरा रिएक्ट नहीं किया होगा NH3 के साथ, तुमने एक्सेस H2SO4 डालते हैं, सो अनरिएक्टेड H2SO4 बाकी रहेगा ना उसके अंदर, दैट इज left after the absorption of ammonia, that is estimated by titrating it with a standard alkali solution. You know, acid based titrations, acid based titration में अगर तुम conical flask उसमें हम एसिड ले रहा है तो ब्यूरेट में क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ओके, so what you are going to estimate is वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यू नो दैट ब्यूरेट में भी सब्सटेंस होना चाहिए एंड फ्लास्क में भी सब्सटेंस होना चाहिए। इधर क्या करते हैं, यू आर टाइट्रेटिंग H2SO4। कहा है H2SO4, अभी ये रिएक्शन में देखा ना H2SO4, अनरिएक्टेड H2SO4 ऑलरेडी जो बाकी है, मतलब H2SO4 अनरिएक्टेड सब्सटेंस तुम्हें फाइंड आउट कर रहा है, तो यू विल अल्टीमेटली गेट द volume of what, ammonium sulfate also. Yes, so by using titration you are going to find out the unreacted sulfuric acid. Okay, तो उसके लिए हम हमारा थोड़ा सा वोल्यूमेट्रिक इक्वेशंस याद करना पड़ेगा। यू नो द बेसिक इक्वेशन V1M1 is equal to V2M2। ओके, तो इधर V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। ओके, NaOH क्या होगा, कौन सा NaOH है, बेस। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए तुम बेस ले रहा है ना, वो बेस है NaOH। उसका मोलारिटी कितना लिया है, लेट द मोलारिटी बी 1 मोल। ओके, मोलारिटी M1, हाँ मोलारिटी M1 दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH required for titration into molarity of NaOH is equal to V2 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4 into M क्या होता है, molarity of H2SO4। ओके, एंड हियर 1 से यहां और 2 से यहां मल्टीप्लाई किया है,
1 and 2 क्या होता है? दे आर द n फैक्टर्स ऑफ NaOH एंड H2SO4. डू यू नो n फैक्टर्स क्या होता है? अगर एसिड के बारे में पूछ रहा है तो एसिड में कितना हाइड्रोजन है, दैट इज इट्स n फैक्टर. एसिड में कितना हाइड्रोजन है? H2SO4 है ना, कितना है? हाँ, दो. बेस के बारे में पूछ रहा है तो उसमें कितना OH माइनस है, NaOH है ना, एक. तो अभी समझा 1 और 2 कैसे आया? द n फैक्टर. इधर 1 कैसे आया? NaOH, OH. हाँ, इधर क्या है? V2m into 2. 2 कैसे आया? H2SO4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. वेरी क्लियर. V1 m1 into 1 equals V2 m into 2. राइट. तो इक्वेशन ऐसा हुआ. V2 के लिए अपना एक इक्वेशन निकालो, ऐसे आ जाएंगे ना. V2 is equal to, पिछले जो इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करो, V2 मिलेगा ना. V2 is equal to V1 m1 by 2m. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया V ले लो. कौन सा V? यू नो दैट, पिछले स्लाइड देखो. H2SO4 NH3 के साथ रिएक्ट किया है तो अमोनियम सल्फेट मिलेगा, है ना. जो रिएक्ट किया है वो है V. मतलब H2SO4 जो रिएक्ट किया है वो है V. जो अनरिएक्टेड है वो है V2. V1 क्या है? बेस, जो उसके ऊपर जो टाइट्रेशन कर रहा है उसका वैल्यू. तो हमें अनरिएक्टेड मिला तो रिएक्टेड भी मिलेगा. ओके, रिएक्टेड कितना है? V. वापस आ रहा हूं मैं. तो V reacted minus unreacted will be equal to ये reacted minus unreacted. Unreacted V2 के लिए इक्वेशन ऑलरेडी हमने बनाया है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 reacted with ammonia to form ammonium sulfate minus वॉल्यूम ऑफ H2SO4 unreacted. सिंपली बोला तो V minus V2. V2 को हमने एक बड़ा इक्वेशन में दिया है, सो V minus V2 क्या है? V1 m1 by 2m. यहां तक सबको समझा? वेरी क्लियर. नाउ moles of H2SO4 that react with the ammonia. Number of moles of H2SO4 that react with the ammonia. React, unreact नहीं, react. Okay, that is equal to V into volume into V क्या है? Volume of H2SO4 reacting or unreacting? Reacting. Into M. M क्या होता है? Molarity of, इसके पहले की स्लाइड देख लो, मिलेगा अपने आप. बोलो M क्या है? H2SO4 की मोलारिटी. ओके, माइनस V2. नहीं, M हमने इस तरफ लिया. V1 into M1 by 2 डिवाइडेड बाई 1000. तो 1000 से क्यों डिवाइड किया? ऊपर जो वैल्यू आते हैं वो सब मिलीलीटर में है. वॉल्यूम V2 V1 ये सब मिलीलीटर में है. लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं बस. ओके, सो मोल्स ऑफ H2SO4 मिलने का इक्वेशन ये है. तो 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना मोल ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, उसके लिए भी हम पीछे स्लाइड जाना पड़ेगा. 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद कितने मोल ऑफ NH3? 2. तो ये 1 और 2 का रिलेशन समझा? हाँ. तो 1 मोल ऑफ H2SO4 react with 2 मोल ऑफ अमोनिया और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. 2 मोल ऑफ अमोनिया में कितना मोल ऑफ नाइट्रोजन है? अमोनिया इज NH3, 2 NH3 है ना. सो उसमें कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है. तो N2 मोलार, मोलिकुलर नाइट्रोजन. सो 1 मोल नाइट्रोजन ही आया ना. N2 मतलब 1 मोल ही है. So you understood how 1 mole of nitrogen का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू कैन अंडरस्टैंड. कितना H2SO4 रिएक्ट किया? 2 NH3 के साथ रिएक्ट किया. 2 NH3 में कितना नाइट्रोजन है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. तो और फाइनल इक्वेशन विल बी wait, V1 into M1 by 2 by 1000. ओके, ये पूरा इक्वेशन को, ये इक्वेशन याद है ना तुमको? ये इक्वेशन है, सेम इक्वेशन. ऊपर का जो इक्वेशन है
उसको क्या करना, 28 से मल्टीप्लाई करना। क्यों तुमने 28 से मल्टीप्लाई किया? नाइट्रोजन की मोलार मास तो मिलेगा मिलीलीटर से ग्राम, समझा? तो अभी ग्राम में रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन मिलीलीटर में नहीं लेता है, ग्राम में ही लेता है। बाद में ग्राम से हम परसेंटेज कर सकते हैं। ओके, तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू रिमेंबर द स्टेप्स यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूं। तो द परसेंटेज अभी क्या करना, ग्राम मिला तो फिर क्या है, फाइनल इक्वेशन परसेंटेज कर सकते हैं ना। ओके, तो परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 करना। ओके, एंड उसमें ये m कहां से आया, किसी को भी बोल सकते हैं। व्हाट विल बी दिस m, स्मॉल लेटर m है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास। ओके, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कट करना हंड्रेड्स और 28 को 10 से डिवाइड करो 2.8 हो जाएगा, समझा? सिंप्लीफाइड वर्जन में 2.8 इंटू v इंटू m। अभी ये सब बोलो, v क्या है, रिएक्टेड H2SO4 की वॉल्यूम, m क्या है, मोलारिटी ऑफ H2SO4, माइनस v1 क्या है, एक मिनट है, नहीं ना, वॉल्यूम ऑफ NaOH। v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। m1 क्या है, मोलारिटी ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय m। ओके, ये H2SO4 NaOH की मोलारिटी सेम है, तो इक्वेशन कैसे बदलता है वो बोल रहा है। हमें ये इक्वेशन की जरूरत ही है, दूसरा इक्वेशन नहीं चाहिए बस। ओके, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखो, इक्वेशन लिखो नीचे वाला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, बायोमास का फॉर्मूला लिखना भूल गया। हाँ, आई विल शो यू। हाँ हाँ, बोल सकते हैं। जल्दाल्स मेथड इज और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, और एक बार मैं जल्दाल्स मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब तुम आराम से देखना क्या है वीवी ये सब, बिकॉज डियोमास से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जल्दाल्स, तो इसलिए पूछता है। shall we do a problem and then come back and revise, और एक बार रिवाइज करके प्रॉब्लम करना क्या, पहले प्रॉब्लम। ओके, I'll explain that slide. This is the question, solution भी दिया है। Okay, listen. In Jaldal's method, for the estimation of nitrogen present in a soil sample, sample क्या है, soil sample, the ammonia evolved from 0.75 gram of the sample, क्या है 0.75? हाँ, then was neutralized by 10 milliliter of 1 molar H2SO4। 10 milliliter क्या होता है इधर, H2SO, हाँ ये रिएक्ट किया हुआ, हाँ हाँ V। ओके, was neutralized by 10 milliliter of 1 molar H2SO4। Find the percentage of nitrogen in the soil। Okay, so listen, इक्वेशन में सीधे डाल सकते हैं। लेट मी चेक।
अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 मोल H2SO4 कितना NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं? दो। दो NH3 में कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है? हैं 1। कौन बोला 2? हाँ, ओके। So 20 ml of 1 molar NH3 will contain, इक्वेशन ऐसा दिया है 14 into 20 by 1000, मतलब 14 is the mass of nitrogen, एक नाइट्रोजन का बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से डिवाइड क्यों किया? वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किया, इंटू 20। ओके, फिर उसको परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई भी किया। 0.75 क्या है यहाँ? एम। एम मतलब बेसिकली ये देखो, यहाँ मैंने समझाऊंगा। ये पहले का, ये इक्वेशन याद है मास ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का? ओके, लिसन, मास ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या था? 28 इंटू V इंटू M माइनस V1 M1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। ओके, वो था, वो इक्वेशन से रिसेंबल कर रहा है ना ये? ट्वेंटी एट की जगह पे 14 आया। 1 मोल NH3 का पूछ रहा है, 2 मोल NH3 का नहीं पूछ रहा है, 2 मोल का पूछ रहा है तो ओके, हाँ 28, इधर इसमें एक ही नाइट्रोजन है ना, तो 14 आ जाएगा। ओके, 14 इंटू 20, 20 क्यों किया? 20 मिलीलीटर ही हुआ ना इधर, है ना? 10 ml 1 मोलर H2SO4 के लिए चाहिए, लेकिन हम इधर कितना यूज कर रहा है? ओके लिसन, 10 ml of 1 molar H2SO4 is used. Okay, so एक H2SO4, you know, it will yield 2NH3. So 2NH3 का कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू 10 करना पड़ेगा ना हमें। एक NH3 ही चाहिए, लेकिन इक्वेशन के अनुसार यू नो एक H2SO4 रिएक्ट विद 2NH3, सो एक H2SO4 10 ml है। ओके, सो 2NH3 मिलने के लिए 2 इंटू 10 किया तो 20 हो गया ना। देखो यहाँ 10 ml 1 molar H2SO4 means 20 ml of 1 molar NH3। नाउ वो 20 आ गया, परसेंटेज का 100 आया, डिनोमिनेटर में 1000 कैसे आया? मिलीलीटर को ग्राम कन्वर्शन के लिए वो लीटर कन्वर्शन के लिए 1000 किया, इनटू मोलिकुलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.75। ओके, इतना किया तो हमें क्या मिलेगा? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। सो 37.33 वाज द आंसर। ओके, नाउ जैसे तुमने बोला अरमान, you just note down the equation of Dumas method, ये वाला। एक बार जल्दाल्स मेथड वापस डिस्कस करते हैं, हम जाएंगे। तो a quick revision on जल्दाल्स मेथड। सुनो, ड्यूमास मेथड में हमने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नाइट्रोजन सब मिला, नाइट्रोमीटर से नाइट्रोजन कलेक्ट किया, इक्वेशन में डाल पहले उसका मास निकाला, फिर उससे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, यू गॉट नाइट्रोजन। ड्यूमास मेथड वाज वेरी सिंपल। ओके, नाउ हियर इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जल्दाल्स मेथड। जल्दाल्स मेथड का एक डायग्राम देखो। पहले
इलस्ट्रेशन है, सुनो। कॉपर सल्फेट और H2SO4 की कॉम्बिनेशन में यू हैव टू बर्न इट। तो रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा? अमोनियम सल्फेट मिलेगा। बट उसके साथ क्या होता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो ये अमोनियम सल्फेट हम यूज नहीं कर रहा है। उसको वापस एसिडिफाई करना, सॉरी अल्कलाइन NaOH डाल के न्यूट्रलाइज करना। तो NaOH डाला, NaOH डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? अगेन यू added some H2SO4 so that H2SO4 will absorb ammonium sulfate. So now pure ammonium sulfate absorb करके रखा है ये फ्लास्क में। डन। उसका वॉल्यूम तो मैं मेजर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा H2SO4 अनरिएक्टेड भी है। वो मेजर करने के लिए व्हाट यू कैन डू, टाइट्रेशन विद द बेस। ओके, सो हियर जलदाल स्ट्रैप्स की वजह से तुम क्या करते हैं, NH3 गैस जो अब्सॉर्ब किया है that you can collect here. NH3 गैस तुम क्या करते हैं, उसमें से इट इज बॉइलिंग राइट, तो NH3 गैस आ जाएगा ऊपर, उसको दूसरे ट्यूब में लेके जाओ, वो कूल डाउन करते हैं। NH3 कूल डाउन किया तो यू गेट द वॉल्यूम ऑफ NH3। तो either you can use H2SO4 to absorb it or you can do this method। NH3 का वॉल्यूम सीधे मिला तुम्हें। नाउ इसमें H2SO4 डाल के और अब्सॉर्प्शन किया, सो यू गॉट अमोनियम सल्फेट अब्सॉर्ब्ड इन H2SO4। तो पहले बोलो क्या किया, कॉपर सल्फेट और H2SO4 के साथ ट्रीट किया, अमोनियम सल्फेट मिला, उसमें NaOH डाला, न्यूट्रलाइज किया, फिर उसको गर्म करके NH3 यू कलेक्टेड इट, NH3 यू वांट दैट, NH3 कलेक्ट करके उसको कंडेंस किया। सो वो सॉल्यूशन में NH3 है ना, उसमें से तुम नाइट्रोजन निकालना चाहिए, NH3 शुड बी अब्सॉर्ब्ड राइट। तो हाउ डू यू अब्सॉर्ब NH3 को H2SO4 के साथ ट्रीट करो तो अमोनियम सल्फेट वापस मिलेंगे, वो ट्रैप हो गया। तो जलदाल ट्रैप क्या करते हैं, इट विल ट्रैप अमोनियम सल्फेट। पहले अमोनिया ऐसे ऊपर आएंगे, थ्री प्रोडक्ट्स याद है, उसमें मेन प्रोडक्ट अमोनिया था बिकॉज उसमें ही नाइट्रोजन है। फिर वो NH3 को तुम क्या किया, H2SO4 फिर से एसिडिफाई किया, अमोनियम सल्फेट मिला। डन। So the unreacted H2SO4 in the sample, what will you do? You will do titration. Titration करके इक्वेशंस में डालना पड़ेगा। ओके, एंड फाइनल इक्वेशन याद करके लिखो। फाइनल इक्वेशन क्या था जलदाल्स मेथड का, 28 इंटू V इंटू M। V क्या है, रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ H2SO4, M क्या है, मोलारिटी ऑफ H2SO4, माइनस V1 वॉल्यूम ऑफ NaOH इंटू M1 मोलारिटी ऑफ ब्यूरेट में जो ले रहा है वो, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो ग्राम मिलेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज। ऑल सेट। तो वैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एस्टिमेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव खत्म किया। आगे भी है एनालिटिकल केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं, इनऑर्गेनिक का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, वैसा टेक्निक्स है ना। तो सबसे डिफिकल्ट ये जलदाल्स मेथड एंड द क्वांटिटेटिव प्रोसेस था, वो हम आज की क्लास में अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो एक बार एक क्विक रिकैप करके जाओ, हमने आज की क्लास में कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के क्या क्या पढ़ा। सल्फर, वेट, परसेंटेज ऑफ सल्फर कौन सा मेथड, कैरियस मेथड में क्या डाला, HNO3, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया तो तुम्हें मिला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर उसको क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाला उसपे, तो बेरियम सल्फेट मिला, फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, वेट किया। वो वेट क्या है, वो वेट क्या है, M1। उसका वैल्यू कैसे मिला तुम्हें, हाँ हाँ, ओके हाँ। फिर तुम इक्वेशन में डालना, न्यूमरेटर में थ्री थिंग्स, डिनोमिनेटर में टू थिंग्स, यू नो दैट। सल्फर के बाद हमने क्या पढ़ा, हालोजेंस पढ़ा, उसके लिए भी सेम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करना, बट AgNO3 इज द सेकेंडरी एजेंट। तो तुम्हें मिला सिल्वर की हालाइट प्रेसिपिटेट, वॉश ड्राई सब किया, फिल्टर वॉश ड्राई एंड वे के बाद सेम वो मिला ना M1, वो भी तुम सेम इक्वेशन में डालना, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ हालोजन।
देन क्या किया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सॉरी, फॉस्फोरस के लिए क्या किया, पहले नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, यू गॉट फॉस्फोरस एसिड। ओके, फॉस्फोरस एसिड को अमोनिया एंड अमोनिया एंड वो फाइनल प्रोडक्ट है अमोनियम मोलिब्डेट मिला। ओके वेट, अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट, बराबर, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है प्रोडक्ट, यस, अमोनियम मोलिब्डेट एंड अमोनिया से ट्रीट किया, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिला। नहीं तो तुम्हें Mg2P2O7 से फॉर्म में भी कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन है। ओके, तो फिर इसके बाद क्या, नाइट्रोजन पड़ा, नाइट्रोजन के लिए टू मेथड्स, ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल्स मेथड। ड्यूमास मेथड में कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O N2 ये सब मिलेगा, नाइट्रोमीटर में ट्रैप करना, KOH क्यों यूज करते हैं उधर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, फिर उसका वॉल्यूम निकाला तुमने, उससे इक्वेशंस बनाया, वहां से तुम परसेंटेज में आ गया। जेल्डाल्स मेथड में कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको NaOH, फिर उसको वापस हाँ H2SO4 से एब्सॉर्ब करना, मिलेगा अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्ट, उसको इक्वेशन में डालो, मिल गया मास, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करा, मिल गया परसेंटेज। ऑल डन, एक बार रिवाइज किया तो हो जाएगा। बाय।